नमस्कार जी। अनुराजित जी, आपकी क्लासेस कैसी रही? राम राम सभी को। अभी आपने नया प्रश्न कुंडली का क्लासेस रही, कैसी रही आपकी? निरुपमा जी, ये तो इंट्रो क्लास थी ना, तो खाली इंट्रोडक्शन हुआ और अच्छा। बेसिक पता चला कि क्या पढ़ेंगे अपन लोग इसमें। तो एक आउटलाइन गुरुजी ने खींच के बताया हम लोगों को अच्छा। कि किस तरह देखा जाता है प्रश्न कुंडली को, क्या उसका आधार है, किस क्या क्या चीजें, तो वही कि सूर्य प्रधान होता है, कैसे बनाया जाता है इसको। ये तो वर्ष कुंडली के लिए बता रही ना जी, आप? वर्ष कुंडली के लिए और प्रश्न कुंडली के लिए भी लग्न को बना के दृष्टियों का बताया। बोला उसमें दृष्टियां भी थोड़ी डिफरेंट होती हैं, मित्र और शत्रु दृष्टि होती है। तो राशि के ऊपर है, जल तत्व, अग्नि तत्व, इन राशियों की दृष्टि और मित्रता भी होती है। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो था वो पता चला हम लोगों को। अभी तो आप उसमें भी है ना, वो दूसरी स्पेशल 15th को जो शुरू हुई थी क्लास। जी, APA 15 में है हम अभी। हाँ जी, है ना, आप उसमें भी हैं। आप जी तो जी। बहुत मेहनत कर रहे हैं। हाँ, वो भी चल रहा है और फिर 14 जुलाई से रेमेडी वाला भी करेंगे हम। हाँ, उसमें तो मैंने भी अपना नाम दिया है। जी जी जी। आप कहाँ से हैं निरुपमा जी? मैं अभी तो फिलहाल महाराष्ट्र में ठाणे डिस्ट्रिक्ट है, जी। उसमें जिंदल आयरन एंड स्टील कंपनी है, उसमें मेरे हस्बैंड काम करते हैं। ओके। अभी आप ये इस क्षेत्र में कब से जुड़ी हैं? मैं पिछले 2 साल, जब मैंने MA ज्वाइन किया था तब से। अच्छा अच्छा। उससे पहले मैं प्रिंसिपल थी, डेप्यूटी डायरेक्टर फॉर स्कूल्स थी, आर्मी स्कूल की प्रिंसिपल थी। अच्छा अच्छा। मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया अपने इन लॉज, फादर इन लॉ की वजह से अच्छा, रिजाइन कर तो दिया आप पोस्ट। आप भी महाराष्ट्र में ही हैं? नहीं, मैं वाराणसी में। अच्छा अच्छा। जी। ठीक है, बढ़िया है। आप इतना अच्छा सब सीख रही हैं, हाँ कुछ हाँ नया लग रहा है। हाँ। जी जी। नमस्कार आप लोगों को। प्रणाम गुरु जी सर। नमस्कार। प्रणाम गुरु जी। नमस्कार गुरु जी। प्रणाम दादाजी, प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम दीप्ति, क्या हाल चाल? गुरुजी, बस आपकी कृपा है, सब अच्छा है। स्वास्थ्य और सब प्रणाम बढ़िया? सर। प्रणाम प्रणाम इंदिरा। सर नमस्ते। गुरु जी नमस्ते प्रणाम। नरेश जी। नमस्ते रजनीश शुक्ला जी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते अवानी, क्या हाल? एकदम अच्छे गुरुजी, आप कैसे हैं? बढ़िया है। कैसा चल रहा है तैयारी तुम्हारा भाई? गुरुजी ठीक चल रहा है। मैं आपसे बात करने की सोच रहा हूँ, कल फोन करूँ मैं? कल बात हो पाएगी? इसके लिए पूछने की क्या जरूरत है, कभी भी फोन करो, विद्यार्थी लोग ना पूछें। जी जी। बहुत हाँ, दिन से इच्छा हो रही गुरुजी बात करने की, मैं कल करता कोई हूँ। बात, बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद गुरुजी। हाँ, जब इच्छा कर जाए तब फोन लगा लो, ठीक है ना? और हमारे फोन पे से अच्छा है कि ऑफिस फोन लगा लोगे तो बात हो जाएगी, ऑफिस बैठे हैं तो तुरंत बात हो गई। अगर ऑफिस में बिजी हैं तो वो बात करवाएगी, ये जरूर है। अपने फोन पे फोन आता है, अच्छा देख लिया, काम में बिजी हैं, बाद में करेंगे, भूल गए। लेकिन अनीता नहीं भूलती, वो ये बात करवा करके ही दम लेती है। तो जेमिनी की तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? बढ़िया गुरु जी बढ़िया। हम्म, अच्छा लग रहा आज है पढ़ के, मतलब कोई नई आज चीज मिल रही ना, बहुत सारी चीज नई हाँ, नई है जो बहुत अच्छा लग रहा है। आज लगता है संख्या बल कुछ कम हो गया है, ठीक है ना? अच्छा, धीरे धीरे जुड़ जाएंगे।
आज संडे का ना पहला जो क्लास हम जो दिन में लेते हैं 10 बजे से 1 बजे तक, वो नहीं ले पाया था, श्रद्धांजलि सभा में चला गया था। किसी हमारे विद्यार्थी के माताजी का डेथ हो गया था यहीं पे, तो उनके श्रद्धांजलि सभा में चला गया था। आ गया तो आप लोगों का क्लास सोचा कि ले ही लूं, क्योंकि सब मेरे ऊपर ही आ जाता है ना। क्लास बढ़ना मतलब हमारे लिए अलग से टाइम दे करके उसको कंप्लीट करना, ठीक है ना। हम भगा के ले जाना चाहते नहीं है कि भगा के ले चलें और अपने स्टॉप पे जल्दी पहुंच जाए, ऐसा नहीं। क्योंकि उससे क्या होगा कि कोई पूरी जानकारी ले पाएंगे और कोई पूरी जानकारी नहीं ले पाएंगे। इसीलिए धीरे धीरे चलता हूँ। नरेश कुमार जी बताइए क्या प्रश्न है। सर मैं देख रहा था कि जब हम जेमिनी देखते हैं तो नॉर्मली जिसकी सबसे ज़्यादा डिग्री है वो आत्मकारक, लेकिन ट्विंस के केस में सर कैसा करेंगे फिर? हाँ, ट्विंस के केस में ये पॉसिबल होगा या सूत्र ये सिर्फ उसी पे लगेगा? ट्विंस के नहीं, ट्विंस वाले केस में मान लीजिए ट्विंस है कोई, तो ट्विंस वाले केस में तो आत्मकारक नहीं सेम ही निकलेगा दोनों का। हम समझ नहीं पा रहे हैं आपकी बात। रवि कुमार जी आप म्यूट कीजिए। हाँ बोलिए नरेश जी। सर मान लीजिए एक पत्रिका आई, उसमें सबसे ज्यादा डिग्री वाला जो प्लैनेट है वो हमने आत्मकारक निकाल लिया। जी हाँ। लेकिन यदि मामला ट्विंस का हुआ, वहां पर तो डिग्री सेम हो जाएगी सबकी, वहां पर फिर कैसे करेंगे? अब इसके विषय में सोचा जाएगा। आपने प्रश्न अच्छा गंभीर रखा है, तो उसके विषय में सोचा जाएगा। इन्हीं का अनम्यूट है, अगर वो म्यूट कर लें सब तो अच्छा रहेगा। बच्चों की आवाज आ रही है, उसके विषय में भी बाद में सोचा जाएगा, ठीक है ना। बहुत कुछ है जो ऐसे प्रश्न हैं कि अब जेमिनी में इसका हल कैसे ढूंढें, ठीक है ना। और इसकी चर्चा दी नहीं गई है, दी गई होती तो पढ़ लिया होता मैंने और अभी जवाब आपको मिल गया होता। तो जिसकी चर्चा दी नहीं गई है उसको फिर से कैसे चर्चा में लाया जाए। ऐसी चर्चा पराशरी में भी नहीं दी गई, लेकिन वहां पे अपने अभ्यास में जो लाया और वो जो इतने दिनों से सक्सेस रहा, इसके आधार पर हम उसको आप लोगों को बता देते हैं। अब यहाँ पे आपने चर्चा में लाया, मैं कोशिश करूंगा पूरा का पूरा किताब पलटने का, फिर से जो भी उपलब्ध है हमारे पास, अगर कहीं मिल गया तो आपको जानकारी मिलेगी। थैंक यू सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हम लोग पंचम भाव, कारकांश लग्न से पंचम भाव में स्थित ग्रहों से उसके कला और कौशल की बात कर रहे थे, और साथ में ये भी समझ रहे थे कि उसका एजुकेशन प्रोफेशन क्या हो सकता है। और इसके लिए हम लोगों को चतुर्थ और पंचम की ही बात करनी चाहिए। हम लोग कारकांश के अंतिम पड़ाव पर थे। उसके बाद प्रैक्टिस में अभी नहीं लेंगे, अभी लग रहा है कि अभी ले लेंगे तो ज़्यादा समय निकल जाएगा, हम आज आगे बढ़ जाएंगे। और होरा पराशर का जो श्लोक है उसको हम बाद में कभी ले लेंगे। जब प्रैक्टिस में जाएंगे ना तो प्रथम द्वितीय तृतीय तो उसको लेकर के समाप्त करेंगे। तो वो क्या होगा कि एक बार रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए अभी हम अलग अलग ग्रहों के लिए वर्तमान समय में क्या सोचा जा सकता है, जो मिश्र जी के किताब में भी लिखा हुआ है, उसको आप लोगों को समझ लेना है। और उसको समझने के बाद, क्योंकि आजकल एजुकेशन और प्रोफेशन दोनों जो है कई प्रकार के हो चुके हैं, सैकड़ों से भी ज़्यादा, हजारों बोलेंगे तो उस प्रकार का एजुकेशन हो गया है। और रोज नया एजुकेशन आता है। अभी भी देख लीजिएगा AI आ गया। AI क्या है पता नहीं हमें, लेकिन कहते हैं कंप्यूटर में एक ऐसा है जिसको बोल दीजिए गाय पर लेख लिख दो, वो गाय पर लेख लिख देगा अपने मर्जी से।
इसका मतलब है कि जो कंटेंट राइटिंग का काम होता था, जैसे हम मान लीजिए अपने क्लास में अपने हिसाब से कंटेंट देते हैं, हम चाहें तो उसको बोल दें कि आज हमको इसके विषय में, हो सकता है कि जेमिनी के विषय में जानकारी नहीं दे पाए, क्योंकि वो उसको तो जितना उपलब्ध जानकारी दिया जाएगा उसी के आधार पर वो लिखेगा। मैं ये कह भी नहीं सकता कि वो नहीं लिख पाएगा, हो सकता है कि वो लिख दे कि अगर पंचम भाव में सूर्य हो तो क्या क्या हो सकता है, वो लिख भी सकता है। हम दावे के साथ इसलिए नहीं कह सकते कि हमने प्रयोग नहीं किया, लेकिन लोगों ने इसका प्रयोग किया हुआ है। वो करते हैं दावा कि एआई टेक्नोलॉजी से आप किसी भी प्रकार का काम ले सकते हैं। वो कितने लोगों की नौकरियां खाएगा या नौकरी बढ़ेगा, तो एक नए टेक्नोलॉजी का एजुकेशन हमारे मार्केट में, उस टेक्नोलॉजी से आधारित 10 तरह का एजुकेशन हमारे मार्केट में आ जाएगा, लोग उसको पढ़ेंगे। ठीक है जी, नरेश जी बोलिए फिर से, क्या बात है? सर एआई की बात कर रहे हैं आप, मैं ना, हम लोग जैसे आपको पता है मैं जर्नलिस्ट हूँ, तो हम लोग कुंडली टीवी चलाते हैं। कुंडली टीवी एस्ट्रोलॉजी का चैनल है। तो जैसे ही ये एआई आया ना, मैं साल भर पहले की बात बता रहा हूँ आपको, मैंने ना एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की कि जो हमारे कंटेंट राइटर लिख रहे हैं वो क्या एआई कर सकता है। तो क्योंकि मीडिया में सर सबसे पहले इसका एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ था एआई का, तो हमने कोशिश की, मैंने खुद अकाउंट क्रिएट किया, सारा कुछ करने की कोशिश की। तो मैंने एआई से सवाल पूछे उसके ऊपर, जैसे बेसिक सवाल होते हैं, नक्षत्रास की लिस्ट पूछ ली या नक्षत्रा के लोड पूछ लिए, या फिर मैंने उसको बोल दिया कि मुझे मेष राशि के ऊपर 10 लाइन्स लिख के दो। सर उसने इस तरह की कड़ी खोली ना, पंजाबी में इसको बोलते हैं खराब करना। मेरे को वहां से क्लियर हो गया कि जितना डाटा इसके पास अवेलेबल है इंटरनेट से, सर वो उठाएगा तो इंटरनेट से ही ना एआई, जितना डाटा इंटरनेट पर अवेलेबल है गलत सही उसने सारा इकट्ठा करके ना मेरे सामने फेंक दिया। एंड इट वाज मेस, मीन उसके ऊपर लाइक किया ही नहीं जा सकता। ज्योतिष के मामले में तो सभी उसको सर अभी उसको बहुत समय लगेगा, मीन इट मे टेक फर्दर 5 years 6 years, लेकिन अभी वहां पर वो नहीं है इस चीज का, एआई इसका कोई खतरा नहीं है। ज्योतिष के मामले में तो कम से कम मैं अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर ये कह सकता हूँ। ये आपके घर में घंटी बजा था नरेश जी? हाँ जी, मेरे घर में बजा सर। अच्छा ठीक, हमको लगा कि हमारे घर में घंटी बजी। रजनीश शुक्ला। गुरुजी प्रणाम, एक छोटा सा डाउट है बोलो पिछले भाई। क्लास से। हम्म, पिछले क्लास में आपने एक चीज बताई थी, यदि कारकांश लग्न से त्रिकोण में शुभ ग्रह का प्रभाव हो तो मनुष्य लोगों का उपकार करने वाला होता है, और अगर पाप प्रभाव हो तो लोगों का आहित करने वाला होता है, मतलब निर्दयी एक प्रकार का, मतलब अच्छा भला नहीं करने वाला। ये समझ में नहीं आया। अगर ऐसा है तो फिर इसको ठीक कैसे किया जाए कुछ, क्योंकि कारण है मेरी कुंडली में तो नहीं है, मैंने किसी एक की कुंडली ऐसी देखी, लेकिन उस व्यक्ति को जहां तक मैं जानता हूँ मेरे में चतुर्थ में है, त्रिकोण में है नहीं, लेकिन लग्न के त्रिकोण में शनि है अपनी ही राशि का। लेकिन एक की कुंडली में देखा उसमें त्रिकोण में ही थे, पर उसको बहुत अच्छी तरह से मैं जानता हूँ ऐसा नहीं है, वो समझ नहीं आ रहा कि कैसे। कोई बात नहीं, कारकांश लग्न से त्रिकोण में यदि अशुभ ग्रह हो तो तो व्यक्ति लोगों का आहित करने वाला होता है। बिल्कुल होता है, ठीक है ना। अब इसमें जरूरी नहीं है ना कि सिर्फ त्रिकोण देख लें, उसके ऊपर ग्रहों की दृष्टियों को भी लेंगे। नहीं है समझ दृष्टि, गए ना? मैंने सब लगाया। तो फिर आप उनको जितना जानते हैं थोड़ा कम जानते हैं, हाँ ऐसा ऐसा हो हो सकता सकता है, है। हम्म, ऐसा हो सकता है बिल्कुल। क्योंकि क्योंकि जहां तक मैं आदमी जाना, के, लोग कई मैं लोग उसका नाम जपते हैं कि नहीं व्यक्ति बहुत अच्छा, हमारा बहुत काम हुआ इस व्यक्ति से। आसाराम बापू जब तक जेल नहीं गए थे, जब तक उनका हाँ लोग केस बहुत चल मानते रहा थे था, उनको। हाँ, तब तक उनको जो है उनके व्यक्तित्व पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं था। आप सभी जानते हैं ऐसे भारत में बहुत लोग रहे हैं जिनके व्यक्तित्व के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन उसके दोनों पार्ट अलग हैं, जो दिखाई देता वो अलग है और जो अंदर से है वो अलग है। तो ऐसा हो एक सकता है छोटा सा शुक्ला जी। डाउट और गुरुजी, हाँ बोलिए। एक और आपने बताया था कारकांश लग्न से दोनों त्रिकोण में यदि पाप ग्रह हो तो मनुष्य मंत्र प्रयोग करने वाला होता है, इसको थोड़ा तो कैसे अब समझे। मंत्र प्रयोग मतलब तांत्रिक टाइप का आदमी होता है, समझ रहे हैं अच्छा ना? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, जी वो गुरुजी। वो उस तरह का आदमी हो जाता है। ठीक है, जी धन्यवाद गुरुजी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं।
आप लोग यदि लिखना चाहें तो लिखें, और नहीं लिखना चाहें तो सुनने का प्रयास कीजिए। और मैं अगर अगले दिन जब कारकान, वीडियो मिलती है तब नोट्स बनाता हूँ गुरुजी। कोई बात नहीं, अगर कारकांश लग्न से पंचम में सूर्य हो तो ऊर्जा संसाधन, चाहे ऊर्जा विद्युत से हो या जल से हो, परमाणु संबंधी क्षेत्र, चिकित्सा विज्ञान, पशु चिकित्सा, आकाशीय उपग्रह, अस्थि चिकित्सा, अस्थि का मतलब होता है हड्डी रोग विशेषज्ञ, वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान, वन्य विज्ञान, पर्वतारोहण, मनोविज्ञान, नेत्र चिकित्सा, मस्तिष्क चिकित्सा, वस्त्रोद्योग, वस्त्र विन्यास, फैब्रिक डिजाइन, पत्थर का विशेषज्ञ, जल जंतु जंतु विज्ञान, उच्चाधिकारी देने वाले क्षेत्र आदि इसके अंतर्गत आ जाते हैं, यदि पांचवें कारकान से पांचवें में सूर्य हो। हमने बताया था कि चिकित्सा बहुत प्रकार के होते हैं। चिकित्सा के लिए प्रमुखता से चंद्रमा और गुरु को ही लिया जाता है, लेकिन चंद्रमा गुरु के बाद अब वो कौन सा ग्रह है जो अलग अलग क्षेत्र में आपको ले जाता है, इसको समझने की जरूरत है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि चिकित्सा में पशु चिकित्सा लिखा गया है, अस्थि चिकित्सा हड्डी रोग विशेषज्ञ लिखा गया है, तो इसको हम लोगों को समझने की जरूरत है। चंद्रमा के लिए सबसे पहले ही लिखा गया चिकित्सा विज्ञान, और उसमें जो लिखा गया है मनोरोग, हृदय रोग और तंत्रिका तंत्र। अब तंत्रिका तंत्र को शनि के अंतर्गत भी लिया जा सकता है। अध्यापन, काव्य, गायन, स्त्री विषय के प्रति जानकारी, जलीय विषय के प्रति जानकारी, दंत रोग विशेषज्ञ, कृषि वैज्ञानिक, औषधि निर्माण, विदेश सेवा, नृत्य, वाद्य, ललित कला, अग्नि भय, मद्य निर्माण आदि। तो अब मैं जो न बोलूं, और आप लोग ने उत्तर कालामृत में उनके कारकत्वों को पढ़ा हुआ है, तो उसको भी समझने की जरूरत है। मैं इतना ही बोल रहा हूं जितना कि इसके विश्लेषण में सुरेश चंद्र मिश्र जी के पुस्तक में लिखा गया है। क्लियर हो गया? आप लोगों को ये भी दिक्कत नहीं हो कि गुरु जी अपने मर्जी से बोल रहे हैं, ये भी नहीं है। वहां लिखा गया है, वहां जाएंगे तो आप लोग उसको समझ सकेंगे। आगे बढ़ लेते हैं। मंगल के लिए, मंगल यदि कारकांश लग्न से पंचम में हो तो प्रशासनिक क्षेत्र, उसमें भी नागरिक प्रशासन, सैन्य प्रशासन, वैधानिक प्रशासन, वकालत, विधिवेत्ता, भवन निर्माण, कृषि कर्म, खनिज विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, भूगोल, युद्ध कौशल, क्रीड़ा अर्थात खेलकूद, चिकित्सा में सर्जरी, कैंसर, रक्तचाप, उदर रोग, रति रोग। रति रोग का मतलब होता है स्त्री रोग विशेषज्ञ। रति रोग से स्त्री रोग विशेषज्ञ को छोड़ दीजिए, सेक्सोलॉजिस्ट जिसको बोल सकते हैं उसको बोलेंगे, क्षमा चाहेंगे आप लोग। पशुपालन, वाहन, गायनेकोलॉजिस्ट होगा सर। गायनेकोलॉजिस्ट को रति रोग विशेषज्ञ बोलते हैं? नहीं मेरे गुरुजी, समझ नहीं। आपने जो गायनेकोलॉजिस्ट सेक्सोलॉजिस्ट वो गायनेकोलॉजिस्ट ठीक है, स्त्री रोग। स्त्री रोग, हाँ। ना वो सेक्स रोग विशेषज्ञ को ही रति रोग बोलेंगे। जी जी। पशुपालन, वाहन विशेषज्ञता, शस्त्र निर्माण, पुलिस सेवा, आभूषण निर्माण, अश्वारोहण, वास्तुकला, स्थापत्य कला, प्राचीन कलाकृति, भू उत्खनन आदि के विषय में समझा जाता है। तो यहाँ पे मेटल से जो कई प्रकार के वस्तुओं को बनाया जाता है, उसमें लोहे को छोड़ करके
जितने भी प्रीशियस मेटल हैं उससे संबंध रखते हुए मंगल को बताया गया। ये बात आप लोगों को समझने की जरूरत है। क्लियर हो गया? बाकी सब सर्जरी वगैरह के लिए जानते ही हैं। बाकी के जो क्षेत्र बताए गए हैं उन क्षेत्रों को भी समझने की जरूरत है। आप लोगों को यदि कोई ऐसा शब्द लगे ये क्यों मंगल के लिए या सूर्य के लिए बोला गया तो उसको क्रॉस करके हमसे पूछ सकते हैं। बुद्ध के लिए हो जाता है कवित्व, काव्य शास्त्र, ये शुक्र में भी आएगा। पुस्तक लेखन, संशोधन, संपादन, विशेषज्ञता। अब चिकित्सा विज्ञान के अंदर आएगा धमनी, अर्थात धमनी को नाड़ी भी बोलते हैं। हृदय, छाती के रोग, त्वचा के रोग, नपुंसकता आदि। अब विषय के क्षेत्र में गणित का, बैंक का, जीवन बीमा का, कोष रक्षा, लेखा परीक्षक जिसको चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बोलते हैं, मुनीमगिरी किसी के यहाँ मुंशी का काम करना, उसका खाता बही देखना, कर्मकांड, ज्योतिष, पौरोहित, टाइपिंग करने वाला, शॉर्ट हैंड जानने वाला, नेतृत्व करने वाला अर्थात मैनेजरियल पोस्ट भी आता है, भाषण कला, जनसंपर्क अधिकारी, आभूषण विक्रय व निर्माण, हलवाई का काम, होटल प्रबंधन का काम, पाक कला, अभिनय, गायन, वादन, संगीत, नृत्य, तंत्र मंत्र का अध्ययन और अध्यापन, भक्ति, पुराण, व्याकरण, वेद साहित्य आदि को बुद्ध से समझा जाना चाहिए। कारकांश लग्न से 5वें भाव में यदि गुरु स्थित हो तो व्याकरण, वेद वेदांग का अध्ययन, अध्यापन, कुलपति, प्रतिकुलपति जो यूनिवर्सिटी में पद होते हैं अर्थात प्रोफेसर आदि रैंक में हो, तर्क, मीमांसा जैसे दर्शन, न्याय, वेदांत जैसे दर्शन के ज्ञाता, सभी जो प्राचीन भारतीय विषय है या भाषा विज्ञान है उसका ज्ञान, ज्योतिष का ज्ञान, राजमान्य कार्य, जो ऐसे कार्य जिसमें कि आपको मान सम्मान ज्यादा प्राप्त हो, धर्मोपदेश, धर्म का उपदेश देना, भाषण कला, मंत्र, पूजा पाठ, काव्य शास्त्र। यहाँ काव्य शास्त्र में जो आता है वो संस्कृत के काव्य की रचना आदि विशेष रूप से ली जा सकती है। यहाँ जनरल हिंदी काव्य शास्त्र की बात हम न कहें या उर्दू काव्य शास्त्र जो है उसकी बात न करें, शेरो शायरी आदि की बात न करें। उसके बाद पदाधिकारी, शिक्षण संस्थाओं का प्रबंधन, दंडाधिकारी, आयकर विभाग में काम करने वाला हो सकता है। अब कारकांश लग्न से 5वें भाव में शुक्र हो तो वाक चातुर्य, बोलने में बहुत चतुर, कवित्व, अभिनय करने वाला, नृत्य करने वाला, ललित कलाओं में निपुण, व्यापार करने वाला, वस्त्र निर्माण करने वाला, वाटिका विज्ञान, वाटिका मतलब फुलवारी जो लगाते हैं आप अपने घर में, जो गार्डन बनाते हैं उसकी बात हो रही है, उसमें निपुण, चिकित्सा में रतिजन्य रोग, तो यहाँ भी वो सेक्सोलॉजी हो गया, स्त्री रोग जो गायनकोलॉजी कह सकते हैं, बाल रोग चाइल्ड स्पेशलिस्ट कह सकते हैं। उसके बाद लेखन का कार्य, पुस्तक का व्यवसाय, पत्र पत्रिका पत्रकारिता, ये तीनों जो है बुद्ध के अंतर्गत भी आता है और साथ में वर्तमान समय में शुक्र के अंतर्गत भी आता है। क्यों? क्योंकि आजकल
प्रिंट मीडिया से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का चलन है और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में पत्र पत्रिका पत्रकारिता या अन्य किसी भी तरह के मैटर को लेकर के शुक्र को समझा जा सकता है। तो वाद्य यंत्रों का निर्माण, हास्य व्यंग, गंधपूर्ण वस्तुओं का निर्माण और व्यापार, फैशन के वस्तुओं का निर्माण और व्यापार, तैराकी, पानी में खेलने वाले कई प्रकार के खेल होते हैं, गोताखोरी, समुद्र की यात्रा, मणि आदि का व्यापार, मणि आदि मतलब जो प्रीशियस स्टोन होता है उसका व्यापार, डाकघर, बैंक आदि में कार्य करना, प्रिंटिंग प्रेस, केश विन्यास आदि का कार्य करना। केश विन्यास का मतलब होता है बालों की ब्यूटी में जो काम करता है, हमारे हेयर ड्रेसर या डिजाइनर जो भी कह लें, चाहे हम पार्लर में जाते हैं, सैलून में जाते हैं, आजकल देखते हैं कि बालों में कितने कितने डिजाइन बनाए जाते हैं। पहले तो सिर्फ स्त्रियों के बालों में डिजाइन बनाए जाते थे, अब उससे भी ज्यादा पुरुषों के बालों में डिजाइन आ गया है। अब तो स्त्रियां पीछे हो गई, साज सज्जा के मामले में पुरुष आगे निकल रहे हैं, स्त्रियां पीछे हो गई। अगर पुरुषों को ये बता दिया जाए कि अब साड़ी पहन लो तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा रहेगा, तो पुरुषें तैयार हैं साड़ी पहनने, समझ रहे हैं। क्योंकि मैं कभी भी सैलून जाता हूँ तो अपने अगल बगल में के चेयर पर बैठे हुए अपने उम्र के भी लोगों को देखता हूँ, वो घंटों बैठकर क्या न करवाते रहते हैं। ठीक है, हमसे लोग पूछेगा सर हेयर डाई कर दें, तो बोलते हैं पत्नी कर देती है, चिंता मत करो, तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं, बस हेयर कट कर दो, यही बहुत है। लेकिन आजकल अच्छा कई कई प्रकार का काम जो है सो सैलून में भी, अब पहले जो ब्यूटी पार्लर में होता था महिलाओं के लिए, वो अब पुरुषें भी करवाते हैं। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखते हुए कि ये शुक्र के अंतर्गत आता है, इसको समझने की जरूरत है। अब आ जाते हैं शनि का। कारीगरी, हस्तकला, दास कर्म। दास कर्म का होता है किसी के यहाँ नौकरी करना, और बड़ी नौकरी नहीं है। दास कर्म का मतलब ये है आपके आदेश का पालन करना, तो वो बड़ी नौकरी आदेश पालन करने वाला नहीं होता। तो दास कर्म, दौड़ना, लोहे के यंत्र, यंत्र निर्माण, भट्ठियों का काम, ताप बिजली, प्लास्टिक उद्योग, रबर उद्योग। ये प्लास्टिक और रबर उद्योगों में भारी लोहे का काम होता है, इसीलिए इसके लिए बोला जा रहा है। जूट ऊन आदि के उद्योग, कालीन निर्माण, वस्त्र बुनने की छोटी मशीनें, ड्राइविंग का काम, जो मोटर वाहन वगैरह चलाते हैं। चिकित्सा में पेट से संबंधित रोग, अस्थि मतलब हड्डी से संबंधित रोग, हृदय रोग, वायु प्रकोप, कैंसर, टीबी जैसे सभी प्रकार के संक्रामक रोग। रोग दो प्रकार के कहे गए हैं, एक साध्य और एक असाध्य। आप लोग यदि भूल जाएं तो ये दो शब्द याद रखेंगे, तो जितने भी असाध्य रोग हो जाते हैं उस सब के लिए शनि को लिया जाता है। तो इसीलिए असाध्य रोगों के लिए शनि को लेकर के चलेंगे। उसके बाद शल्य क्रिया, आगे बढ़ लेते हैं पुस्तकालय विज्ञान, जिल्द साजी अर्थात प्रिंटिंग प्रेस में भी काम कर रहे हैं, तो जिल्द साजने का मतलब कवर पेज लगाने का काम कर रहे हैं। कागज उद्योग, भवन निर्माण, भवन सामग्री निर्माण, ट्रांसपोर्ट, सामान का यहाँ वहाँ भेजना जिसको बोलते हैं, पोस्टमैन, कुली, सेवक, जेल के अधिकारी, शस्त्र निर्माण, शीशा का काम, रांगा का काम, एल्युमिनियम का काम, विविध धातुओं के वस्तुओं का निर्माण, भैंस बकरी जैसे पशुपालन का काम,
मध्य निर्माण शनि के अंतर्गत भी आया है, और वन जंतु रक्षा। तो मध्य निर्माण में शनि जब कभी भी आएगा तो आप ये याद रखिएगा कि वो अंग्रेजी शराब नहीं बनाएगा। हम लोग दो तरह का शराब जानते हैं, एक अंग्रेजी शराब और एक देसी शराब। तो शनि के अंतर्गत देसी शराब जो भट्टी में बनाया जाता है, आप आपके भी कहीं आसपास में बनाया जाता होगा। दो तरह के शराब दुकान होते हैं, एक अंग्रेजी शराब का दुकान होता है और एक देसी शराब का दुकान होता है। तो देसी शराब का निर्माण का कार्य शनि के अंतर्गत आ जाता है। आगे बढ़ लेते हैं राहु। तो राहु के लिए भी मनोविज्ञान लिया गया। तो ये चंद्रमा के बाद राहु को ही लिया गया। क्यों? क्योंकि राहु योजना बनाने में, नीति बनाने में बड़ा निपुण होता है। इसीलिए मनोविज्ञान के क्षेत्र में राहु का बड़ा योगदान होता है। वो किसी भी विषयों को कल्पनाओं से समझने का सामर्थ्य रखता है। तो इस तरह से इसको सीखने जानने के बाद आपको पराशर में भी फायदा होगा और जेमिनी में तो होगा ही होगा। विविध भाषा। अब लोग स्पेनिश सीखता है, जर्मन लैंग्वेज सीखता है, अमेरिकन लैंग्वेज सीखता है, कई प्रकार का लैंग्वेज सीखता है। यहाँ तो हमारे भारत में ही हमारे प्रधानमंत्री को या हमको या आपको कन्नड़ भाषा नहीं आता है, मद्रास और कर्नाटका तमिलनाडु में तमिल भाषा नहीं आता है, तो आपसे यदि कोई बात करेगा तो ट्रांसलेटर ही रखना पड़ेगा। वो जो ट्रांसलेटर होता है उसको राहु से संबंध रख करके समझते हैं। तो जितने भी प्रकार के भाषाओं का ट्रांसलेटर होता है वो सब राहु के अंतर्गत आ जाएगा। दलाली, लॉटरी का कारोबार, पद यात्रा, सांप पालना या उनसे जीविका चलाना, जीव जंतु का पालन, मांस का विक्रय, कबाड़ी का काम, हिसाब किताब की विद्या। गणित लिखा गया लेकिन गणित को नहीं लिखेंगे, हिसाब किताब लिखेंगे। मध्य निर्माण, यहाँ भी मध्य निर्माण लिखा गया, वो शनि के बात ही कहा जाएगा, शनिवत राहु। तो यहाँ भी मध्य निर्माण में देसी शराब की ही बात करेंगे। मध्य निर्माण व व्यवसाय, वो दोनों काम कर सकता है। शमशान के रक्षक या शमशान में किसी भी प्रकार का कार्य होता है उसको कार्य करने वाला, मुर्दा घरों से संबंधित कार्य करने वाला, तंत्र मंत्र, ज्योतिष और जादुई कार्य। अब जो ये राहु वाले ज्योतिष होंगे ना, ये आपको हमेशा भय दिखा करके काम करेंगे। ये सीधे हम आप जैसे ज्योतिष बनने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि उसके पास नीति है। वो किसी न किसी रूप में अपने सामने वाले क्लाइंट को मोटिवेट कर ही लेगा, लेकिन वो डरा करके करेगा, अपने अंदर ला करके करेगा। अर्थात ज्योतिष का काम ही एक ऐसा काम है जो कोई भी इंसान कर सकता है। आप देखेंगे आपके घर में पंडित जी पूजा कराने आते हैं, वो भी थोड़ी देर में समझेंगे, आपको टटोलने का प्रयास करेंगे, कुछ ज्योतिष का ऊपर नीचे का बताएंगे। आप उसके पास भी अपनी पत्री खोल के बैठ लेते हो। हम लोग बड़े सरल हैं, किसी को भी अपनी पत्री दिखा लेते हैं। अब वो उसको उसमें महारत नहीं है, लेकिन वो भी देखने लगेगा। कई तंत्र मंत्र वाले आएंगे, वो भी आपका ज्योतिष उठा करके देखने लगेंगे। तो कई प्रकार की बातें होती है। अब जैसे जो तांत्रिक लोग होते हैं उन लोगों के पास कुछ सिद्धियां होती हैं। हमारे मामा जी ने एक बारी हमको बताया था कि तुम अध्ययन करते हो तो हमको बताना। हम एक बारी जा रहे थे गिरिडीह में, गिरि जी पर्वत है, जैन के लिए बड़ा महत्व है, उस पर चढ़ाई कर रहे थे। तो मेरे पीछे एक अघोरी टाइप का आया और वो जो जो बताए सब सच। जो सिर्फ हम जानते थे वो जान रहा था। हमारे बच्चों का नाम सही, हमारे भाई बहनों का नाम सही।
तो मैं उससे बड़ा प्रभावित हुआ और दर्शन करके हमने उसको बोला कि आप रुकिए, मैं दर्शन करके आता हूँ तो बात करता हूँ। तो बड़े अधिकारी थे हमारे मामा जी, तो फिर उसके पास मिलने के लिए गए। इतने प्रभावित हो गए कि उनको दान दक्षिणा भी अच्छा दिया, भविष्य भी पूछा, कुछ रतन वतन भी उससे ले लिया। मतलब हमको लगता है कि उसके लिए एक ही क्लाइंट काफी था एक दिन के लिए। लेकिन उसके बाद उन्होंने बताया कि फ्यूचर के विषय में जितनी भी बातें उसने बताई उसमें से कोई भी बात सच नहीं हुआ। तो तंत्र विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो चीज आपका गुजर चुका है, पास्ट के विषय में बताने का, वो 1 to 1 बता देगा। ऐसे सिर्फ हमारे मामा जी ने नहीं बल्कि और कई लोगों ने कहा। तो हमने उनको बोला कि हमारे शास्त्र में ऐसा संभव नहीं है कि पास्ट बताने के लिए कोई नियम हो, वो संभव नहीं। और आपके बहन का नाम क्या होगा, भाई का नाम, पुत्र का नाम क्या होगा, आपको कितना लड़का कितना लड़की है, ये सब भी बताने का बहुत सीमित संसाधन है, बहुत अधिक नहीं है। लेकिन तंत्र के माध्यम से इसको बताया जाता है। उसको कर्ण पिचासी भी बोलते हैं लोग, ठीक है ना। तो इस तरह का घटना संभव है, हो सकता है कि आप लोगों के जीवन में भी घटे। तो उसको ज्योतिष मानने की जरूरत नहीं है, वो ज्योतिष नहीं मानता। तो राहु के संदर्भ में जो ज्योतिष की बात बताई गई वो इसी तरह के ज्योतिष की बात बताई गई। एक सर मैं ऐसे एक व्यक्ति से मिला था गुरुजी, जिसने ऐसा कुछ बताया कि रियलिटी में जो आप बता रहे हैं ऐसा ही था, कि सब कुछ बताता चला गया वो। और मैं भी हैरान हो गया कि मतलब ऐसे कैसे मेरे बारे में इतना जानता है। जी तिवारी जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? एक ऐसे सर कल्लू महाराज पंडित जी हैं सुल्तानपुर में, बिल्कुल साधारण परिवार के लड़के हैं। वो तो इतना तक बता देते हैं कि आपके पॉकेट में 275 रुपए है ऊपर वाले में, और कमर वाले पॉकेट में 5500 रुपए है। आप निकालिए, गिन लीजिए, सब मिल जाता है। तो कर्ण पिशाची वाली बात ही सही है गुरुजी। वो आपके माँ का नाम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपके भाई का नाम क्या है, बेटी का नाम क्या है, वो सब कुछ बता देते हैं। लेकिन मैं उनके यहाँ 2-3 बार गया हूँ। आपने आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि वो फ्यूचर के बारे में जो भी बताते हैं उसका कोई लाभ नहीं होता है, ना वो घटित होता है ना वो सही होता है, लेकिन पीछे की हर बात बता देते हैं। हाँ, तो वो हमने कहा कि ये तंत्र से संभव है। हम्म। तो इसीलिए जो घटना घट चुकी है। वो कामाख्या में सर वर्षों रह के कामाख्या में उन्होंने सिद्धि प्राप्त किया है। हाँ हाँ, तो वो वैसे ही संभव है। तो जी इसीलिए हमने कहा कि कोई ऐसे व्यक्ति मिल जाए तो आपको बहुत अधिक प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। उनके पास ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, वो तंत्र मंत्र से इस विद्या को प्राप्त किए हैं और वो पास्ट ही बताएंगे। जी फ्यूचर जो भी बताएंगे वो बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि उसका उनको ज्ञान होता ही नहीं। और वो जैसा लोग हैं वैसे उसके हिसाब से बता देते हैं, अपना रोजी रोजगार चला लेते हैं, यही बहुत हो जाता है। तो ऐसे ज्योतिष के लिए राहु के लिए ऐसा प्रयोग किया जाना चाहिए। अब आ मैं जाते हैं। जिससे मिला था गुरुजी वो पंजाबी थे, सरदार जी थे, ऐसे उन्होंने बताया था। हाँ, तो सरदार क्या तंत्र साधक नहीं हो सकता है? पता नहीं, लेकिन उन्होंने भी मतलब फ्यूचर तो कुछ बताया नहीं, सब बीता हुआ ही बताया, जो कि एक एक बात सत्य थी। चलिए ठीक है। हमारे एक चीज जो मैं पूछ मेरे लूं गुरुजी, और कांटेक्ट में आए ना गुरुजी, मेरे कांटेक्ट में जो है वो क्या है कि मतलब ऐसे बता देते थे जैसे घर से आप चले, कहाँ गए, कैसे आए। और उसके बाद जब भविष्य बताने लगते थे तो वो जन्मपत्री देख के ही बताते थे, और उनकी बातें ठीक भी होती थी। मतलब हो यानी कि जो सक भविष्य के बारे में बताते थे, हो क्योंकि सक जन्मपत्री देख के बताते थे, वो दोनों चीजें जानते होंगे फिर। हाँ, उनके पास दोनों ज्ञान हो, क्यों नहीं दोनों होगा। ज्ञान, कर्ण वो कहते थे कर्ण पिशाचिनी है मेरे पास, सती है। और हाँ बाकी मैं हाँ, ज्योतिष तो ज्योतिष के हिसाब से देखता हूँ। चलिए, तो दोनों संभव है। एक क्वेश्चन भी पूछ लूं गुरुजी? हाँ, पूछ लीजिए। मैं भूल जाता हूँ इसलिए मैंने बीच में पूछ रहा हूँ, माफ करना। पिछली बार क्लास में ही आपने बताया, पिछले क्लास में बताया था कि आत्मकारक ग्रह से छठे स्थान में यदि पाप राशि हो और
में शीर्ष स्थान में शनि या शुक्र हो तो हम क्षुद्र देवता के भक्त होते हैं। मेरे कुंडली में छठे स्थान में शनि है, उसमें गुरु की भी दृष्टि है, सूर्य बुध की भी दृष्टि है, राहु की भी दृष्टि है, क्योंकि वो सब चर में बैठे हैं। छठे स्थान में स्थिर राशि आ रही है। लेकिन मैं सिर्फ भोलेनाथ और बजरंग बली का भक्त हूँ, आज तक माना ही नहीं। मतलब पूजा भी अगर कभी की है तो भोलेनाथ और बजरंग बली का ही। चलिए, अच्छी बात है। तो अभी जीवन बहुत बाकी है, हो सकता इससे है कि आगे आगे भी चल के बचे कैसे रहे, थोड़ा अगर ये बता दे तो अच्छा है। आगे भोलेनाथ के ही भजन करते करते शमशान सिद्धि की ओर लोग चले जाते हैं। तो नहीं, इससे इसीलिए बचें पूछ रहा आप हूँ अपने गुरुजी कि आगे इससे बचे कैसे रहे, यही ध्यान है। आत्मबल से बचिएगा, और किससे बचिएगा। जी, धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि अभी तक जैसे अभी भी ना हो। कोई बात नहीं। अब आ जाते हैं केतु। तो केतु के लिए गणित भी बोला गया, संन्यास भी बोला गया, धर्मशास्त्र भी बोला गया, मनोविज्ञान भी बोला गया। चिकित्सा के अंतर्गत क्षय रोग, बुखार से संबंधित, या जनरल फिजिशियन जिसको कहेंगे, पशुओं के जहर की चिकित्सा, या बेहोशी आदि। तो बेहोश करने वाले डॉक्टर को क्या कहते हैं आजकल? इनेस्थीसिया वाला। जी। इनेस्थीसिया वाला कार्य, शिकार का कार्य, पाषाण कला अर्थात पुरानी कलाओं को वर्तमान समय में करना, सींग वाले पशुओं का व्यापार करना, जिसके सींग होते हैं, दलाली करना, संपत्ति का आदान प्रदान आदि का कार्य जो है वो केतु वाले कर सकते हैं, यदि कारकांश लग्न से पंचम स्थान में केतु हो। अब ये जो कार्य बताए गए हैं, इन कार्यों में लिखा गया आगे कि गुरु संबंधेन संप्रदाय सिद्धि। यदि इन ग्रहों पर गुरु की दृष्टि या गुरु का संबंध हो जाए, अर्थात युति हो जाए, तो मनुष्य जो भी क्षेत्र आपको ऊपर बताए गए, इन क्षेत्रों में ऊंची उपलब्धियां प्राप्त करता है। भाग्ये चैवम, जिस प्रकार कारकांश लग्न और पंचम भाव में स्थित ग्रहों से पूर्वोक्त फल कहा गया, उसी स्थिति में यदि कारकांश लग्न से द्वितीय भाव या भाग्य भाव या तृतीय भाव में भी हो तो पूर्वोक्त फल ही कहना चाहिए। अर्थात जिस प्रकार का हम पंचम भाव से वर्णन कर रहे थे, वही दूसरे भाव से, क्योंकि दूसरा भाव लाभ का होता है, तीसरा भाव हमारे पराक्रम का होता है, और भाग्य भाव हमारे भाग्य का होता है। तो उस पर यदि इस तरह के ग्रहों का प्रभाव हो तो भी हम इन क्षेत्रों में जाकर के कार्य कर सकते हैं। कई लोगों ने तीसरे भाव को माना है और कई लोगों ने तीसरे भाव को नहीं माना, दूसरे और भाग्य भाव को ही माना है। इसमें ये भिन्नता है, लेकिन जहाँ तक हमारा मानना है, हम तीसरे भाव को भी मानते हैं कि तीसरे भाव से भी हम कर्म को अपने पराक्रम के हिसाब से, अपने बल के हिसाब से भी अपने कार्य को आगे करते हैं, इसीलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आगे लिखता है कि भाग्ये केतो पाप दृष्टे अस्तब्धवाक। कारकांश में द्वितीय स्थान में केतु को पाप ग्रह देखते हो तो मनुष्य अटक कर बोलने वाला और बोलने के समय घबरा जाने वाला होता है। क्लियर हो गया? तो यहां तक हम लोगों ने कारकांश लग्न को पढ़ा। अब कारकांश लग्न के विषय में इससे ज्यादा अभी पढ़ने की जरूरत नहीं। क्लियर हो गया सब? सबसे पहले कारकांश लग्न को इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। तो कारकांश लग्न संक्षेप में आप लोगों को 2 मिनट में दोहरा देते हैं
कभी भी भूलने की जरूरत नहीं है कि आत्म कारक के बाद कारकांश लग्न को देखना जरूरी है। आत्म कारक जिस नवांश में गया है उस राशि को लग्न में बिठा करके बाकी ग्रहों को जिन राशियों में वो स्थित है, जिन भावों में नहीं, जिन राशियों में वो स्थित है उन राशियों में स्थित कर देंगे तो कारकांश लग्न बन जाएगा। अब कारकांश लग्न के साथ स्वांश भी बनता है, जिसको आत्म कारक जिसमें गया है उसको लग्न बना देंगे। बाकी के ग्रह जिन जिन भावों में, जिन जिन राशियों में नवांश पत्रिका में गया हुआ है उसको यदि लिख देंगे तो वो स्वांश वाला अर्थात नवांश वाला जो प्रभाव आप पराश्री में खोजते हैं वो जेमिनी में आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हमने जितना भी बात पढ़ाया है वो बात सिर्फ और सिर्फ कारकांश लग्न को अलग से बना करके और लग्न पत्रिका में जिस राशि में जो ग्रह स्थित है उसी को स्थित करने के बाद बनाने की विधा बताई और उसी से हम ज्योतिष बताने की विधा बताएं। इसीलिए इसको भूलेंगे नहीं। कालांतर में जाकर के पढ़ा नहीं और कारकांश स्वांश का अंतर समझा नहीं और अपने हिसाब से कुछ भी बताने लगे तो इसमें आपको दिक्कत हो जाएगी। कुछ भी बताएंगे, सामने वाले को तो इतना पता नहीं है, वो कुछ भी मानने के लिए तैयार है, लेकिन आपके लिए ये प्रैक्टिस अच्छा नहीं होगा। अब कई लग्नों की बात हमारे जेमिनी में भी किया गया है, जिसमें कि आरूढ़ लग्न जिसको पद लग्न कहते हैं, भाव लग्न, भाव लग्न तो जानते ही हैं लग्न को जो से जो बनता है, वर्णद लग्न, घटिका लग्न और निषेक लग्न। इन लग्नों की भी बात बताई गई है, लेकिन इनमें से जो सबसे प्रमुख लग्न है वो आरूढ़ लग्न है, जिसके ऊपर आगे चैप्टर भी बनाया गया है। बाकी लग्नों के लिए बड़े संक्षेप में लिखा गया है और वो आपको पत्रिका से प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को उन लग्नों के विषय में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हम लोग कितने लग्नों को लेंगे, फिर ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए अब आगे पद लग्न को लेना ही लेना है, उपपद लग्न को भी लेने का प्रयास करेंगे, जो कि अभी आगे बहुत दूर की बात है। तो आज हम लोग पद लग्न जिसको आरूढ़ लग्न भी कहते हैं उसको जानने का प्रयास करते हैं। जहां तक जान सकेंगे कम से कम वो किस प्रकार से लग्न बनाया जाता है इसको तो जरूर समझ लेंगे। तो अब हम लोग पद लग्न, हेडलाइन क्या होगा, पद लग्न। पहले था आत्म कारक, उसके बाद कारकांश, अब आएगा पद लग्न। अब हम लोग पद लग्न की चर्चा करेंगे। उसी जगह ऑब्लिक डाल करके आरूढ़ लग्न लिख लीजिए। लग्नारूढ़, पद लग्न, आरूढ़ लग्न, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। साधारण में तो यही कहा गया है कि लग्न पत्रिका में लग्नेश लग्न से जितना दूर स्थित हो उन्हें गिन लेना चाहिए, उससे उतना भाव आगे आरूढ़ लग्न या पद लग्न कहेंगे। अगर लग्नेश तीसरे स्थान में हो, मंगल यहां हो, तो 1 2 3 स्थान आगे गया है, तो पद लग्न 1 2 3 स्थान, तो इसको हम लोग पद लग्न बोल देंगे। अर्थात इसी को पद लग्न या आरूढ़ लग्न कहेंगे। पहले ये समझ में आ गया।
अब अगर 5वें स्थान में मंगल गया हो तो 1 2 3 4 5, तो 9वां स्थान पद लग्न का होगा। अगर 8वें स्थान में मंगल गया हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तीसरे स्थान में पद लग्न होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अब पद लग्न को पहला जो इसका एक बार सर और रिपीट कर दीजिए। एक मिनट, बिल्कुल। जिस भाव में लग्नेश गया हुआ हो, मान लीजिए तीसरे में गया हो, तो तीसरे से तीसरा 1 2 3 यहाँ पे पद लग्न हो जाएगा। 5वें में यदि लग्नेश मंगल गया हो तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे पद लग्न हो जाएगा। 8वें में भी यदि मंगल गया हुआ हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 में पद लग्न हो जाएगा। ये हम लोगों को सबसे पहले ज्ञात हो जाना चाहिए, अर्थात इसी के आधार पर अन्य भावों का भावेश जितने दूर स्थित होगा उससे उतने ही दूर पर उस भाव का पद, अर्थात धन का पद, बल का पद, सुख का पद, बात समझ गए। लग्न पद जैसे बोले वैसे ही धन का पद होगा। अगर द्वितीय तीसरे भाव में स्थित है, यहाँ पे द्वितीय आया हुआ है, तो 1 2 3, तो यहाँ से 1 2 3 यहाँ पे जो है धन पद हो जाएगा। धन का पद या कुटुंब का पद, जो भी आपको बोलना है, वो यहाँ हो जाएगा। उसी तरह से तीसरे का बल का, पराक्रम का पद, अगर 1 2 इस स्थान में पराक्रमेश आया हुआ हो, या मान लीजिए इस स्थान में 11वें नंबर पे आया हुआ हो, तो फिर यहाँ से 11वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ पे हमारा बल पद, पराक्रम पद होगा। ये बहुत साधारण सी बात है, इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हरीशचंद्रा बताओ क्या प्रॉब्लम? सर यहाँ पे अगर लग्नेश सप्तम स्थान में है तो प्रथम भाव वो फिर पद लग्न। उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। अभी जितना बताया उसकी चर्चा हो गई। उसमें इसमें किसी को, रविंद्र जी बताइए क्या प्रश्न? गुरुदेव, ये भावात भावम जैसा सेम है या इसमें कुछ हाँ, अंतर है भावात क्या? भावम जैसा सेम है, ये आप मान सकते। ओके, थैंक यू। अब ये 12 के 12 भावों के लिए ये कॉमन है। क्लियर हो गया? आप लोग बहुत आराम से समझिए, हमको बहुत भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। ये 12 के 12 भावों का पद निकालने का सबसे सरल तरीका यही है, और 12 के 12 भावों के ऊपर लागू होता है। चाहे वो लग्न हो, दूसरा हो, बल हो, सुख हो, सुत हो, शत्रु हो, जाया भाव हो, आयु पद हो, भाग्य पद हो, कर्म पद हो, लाभ पद हो, व्यय पद हो, जो भी हो, 12 के 12 भावों के ऊपर ये लागू होता है। लेकिन लग्न पद के लिए कुछ अलग से विशेष नियम बताए गए हैं। लग्न पद के लिए कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। उसमें ये बताया गया है कि लग्न पद लग्न में या सप्तम स्थान में स्थित नहीं होगा। लग्न पद लग्न या सप्तम स्थान में स्थित नहीं होगा। तो उसके लिए जो विशेष नियम बताए गए हैं,
तो ऐसे स्थिति में कहा जाता है कि लग्न एवं सप्तम भाव में कभी लग्न पद नहीं होते हैं। यदि कभी लग्नेश लग्न में ही हो या लग्न से सप्तम स्थान में हो, तो ऐसे स्थिति में पूर्व में बताए गए नियम, अभी जो हमने आपको नियम बताए उसके अनुसार से पद लग्न नहीं लिखेंगे। तो ऐसे स्थिति में क्या हो जाएगा कि यदि लग्न में ही पद लग्न पड़ रहा हो तो पद लग्न को दशम भाव में मान लेना चाहिए। उसी प्रकार से जब पद लग्न कभी सप्तम स्थान में हो तो ऐसे स्थिति में सप्तम में पद लग्न नहीं होगा, पद लग्न को चतुर्थ स्थान में माना जाएगा। तब क्या हो गया, दो ही विचार मन में, ज्यादा उहापोह लाने का जरूरत नहीं है। लग्न में ही पद लग्न पड़ रहा हो तो पद लग्न दशम स्थान को मानेंगे। नंबर 1। नंबर 2, सप्तम में पद लग्न पड़ रहा हो तो पद लग्न चतुर्थ स्थान में मानेंगे। ये दो लाइन पद लग्न के लिए विशेष समझने की जरूरत। अब लग्नेश लग्न में ही हो तो एक यहीं गिनेंगे, तो क्या हो जाएगा, अब ये यहां नहीं पड़ेगा, कहां पड़ जाएगा, पद लग्न कहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा। अगर लग्नेश सप्तम में है तो अब देखिए काउंटिंग क्या कहता है। पहले जो हमने पढ़ा है यहां से सातवां जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो पद लग्न कहाँ पड़ रहा है, लग्न में पड़ रहा है, तो इसको नहीं मानेंगे। कहाँ मान लेंगे, पद लग्न यहां मान लेंगे। क्लियर हो गया। अब दूसरा जो नियम बताए उसको समझिएगा। यदि चतुर्थ स्थान में लग्नेश हो तो यहां से 4 और आगे जाएंगे तो 1 2 3 4, पद लग्न कहां पड़ेगा, सप्तम में पड़ेगा। हम इसको सप्तम में पद लग्न नहीं मानेंगे, पद लग्न को चतुर्थ में ही मान लेंगे। दूसरा नियम आप लोग म्यूट कीजिए। क्या करना है, पहले ऐसे करना होगा। बड़ी प्रॉब्लम है, आप म्यूट कीजिए। वीडियो करेगा सचदेवा जी। तो अब क्या है कि दशम स्थान में लग्नेश है तो दशम से दशम में जाएंगे तो पद लग्न होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे पद लग्न होगा। तो हम लोगों को क्या करना है कि सप्तम को पद लग्न नहीं मानना है,
तब हम किसको किसको पद लग्न मान लेंगे, इसी को पद लग्न मान लेंगे। बस इतना सा ही आप लोगों को अंतर समझना है। बाकी अन्य 11 लग्नों के लिए ये नियम लागू नहीं होगा, लग्न पद के लिए ये नियम लागू होगा। इसीलिए इसको अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए। आप लोगों में से किन्हीं को कोई परेशानी हुई हो इसको समझने में तो पूछ सकते हैं। गुरु जी ये सभी भाव मैंने कैसे ना लगाएंगे? अगर धन के लिए देख रहे हैं तो दूसरे को वैसे। रजनीश हाथ उठाया करो। नरेश कुमार जी बताइए। सब मैंने ना जैसे जैसे आप पढ़ा रहे थे मैंने चार्ट भी खोला हुआ था, मैंने पर्सनल लाइट 7 पे ही खोला है। वहाँ पर जेमिनी का चार्ट निकलता है। वहाँ पर मेरे अपने जो चार्ट है ना उसमें लगन मेरा 10th हाउस में दिखा रहा है, फर्स्ट पदा और T2P मीन। यदि हम इसको लगा के दिखा सके प्रैक्टिकली तो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर हो जाएगा। वो लगा लेंगे हम। पहले आप लोगों ने यहाँ पहले क्या है कि प्लेन में समझना ज्यादा आसान है। इतना गुचुड़ मुचुड़ हो जाएगा ना, सारे ग्रह को एक साथ रख देंगे तो समझना मुश्किल हो जाएगा जी। तो आप लोगों को मेरा ये निवेदन है कि अभी जो मैंने समझाया कि लग्न और सप्तम में यदि किसी प्रकार से लग्न पद पड़ रहा हो, अगर लग्न में पड़ रहा हो तो लग्न पद को दशम में मान लेंगे, और सप्तम में पड़ रहा हो तो लग्न पद को चतुर्थ में मान लेंगे। ये 2 चीज क्लियर हुआ? जी गुरुजी। ठीक। रजनीश शुक्ला आप बताओ, क्या एक पीला जैसा हाथ उठाने वाला है वो सीख लो समझ किसी गया से, गुरु जी, वो हाथ उठाया करो। यही चीज पूछना था गुरु जी, अब समझ गया। बस एक और चीज था कि जैसे हम धन के लिए आपने बताया, उसके लिए अगर देखेंगे तो उससे उस धन में ही पड़ रहा हो तो फिर वही रूल उसमें कोई लगाएंगे अंतर सेम। नहीं आना चाहिए। अच्छा अच्छा, नहीं जैसे धन के लिए आपने कहा था, मान लो दूसरे भाव देख रहे हैं, दूसरे में ही आ गया तो लग्न मान लेंगे ना उसको। हाँ, तो जो लग्न वाला रूल है वही उसमें भी लगाएंगे सारे नियम में। सब जगह नियम नहीं लगाएंगे, ये लग्न पद में ही नियम लगेगा। आगे बढ़ेंगे। रवि कुमार जी बोलिए। सर पद लग्न किस चीज के लिए बनाते हैं, मतलब क्या देखा जाता है इससे? आगे पद जमिनी में इसी तरह से बढ़ना है। अभी हमको पद लग्न भी समझना है। पद लग्न से भी जिस तरह कारकांश लग्न से हमने व्याख्या की है, उसी तरह से पद लग्न से भी कुछ न कुछ व्याख्या करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो वहां पे हम व्याख्या कर लेंगे। मनीष जी। गुरु जी जैसे पद लग्न बन गया और लग्न, तो जो उसके अंदर जो ग्रह बैठे हैं उनको उन्हीं राशियों में बैठा देंगे जिसमें मेन लग्न में बैठे थे, ग्रह जन्म लग्न नहीं में। बिठाएंगे, वहां लिखेंगे पद लग्न। पद लग्न तो लिख दिया, लेकिन जो ग्रह बैठे हैं जिस राशि में वो वहीं रहने देंगे। वहीं रहने देंगे। हाँ ये जन्म लग्न के हिसाब से ना गुरु जी? हाँ, ये या सब जन्म लगन, नहीं जन्म लगन के हिसाब से। इसीलिए तो लग्न पद बोला गया, कारकांश पद थोड़ी बोला गया, या आत्मकारक पद थोड़ी बोला गया, लग्न पद बोला गया। तो नोट कर लीजिए, जिन लोगों को समझ में नहीं आया हो वो लोग 12 लाइन लिखिए। लग्नेश लग्न में होने पर पद लग्न दशम भाव में स्थित होगा। लग्नेश लग्न में होने पर पद लग्न दशम भाव में स्थित होगा। लग्नेश दूसरे भाव में होने पर लग्न पद तीसरे भाव में स्थित होगा। धीरे बोले दूसरा वाला। लग्नेश दूसरे भाव में होने पर पद लग्न तीसरे भाव में स्थित होगा। लग्नेश तीसरे भाव में स्थित होने पर पद लग्न पंचम भाव में स्थित होगा। लग्नेश चतुर्थ भाव में स्थित होने पर पद लग्न चतुर्थ भाव में ही स्थित होगा। लग्नेश पंचम भाव में होने पर लग्न पद नवम भाव में स्थित होगा।
लग्नेश पंचम भाव में स्थित होने पे। हाँ, लग्न पद नवम भाव में स्थित होगा। लग्नेश छठे भाव में स्थित होने पर लग्न पद एकादश भाव में स्थित होगा। लग्नेश सप्तम भाव में स्थित होने पर लग्न पद दसम भाव में स्थित होगा। लग्नेश अष्टम भाव में स्थित होने पर गुरु जी सप्तम भाव में होने पर चतुर्थ में होगा कि दसम में ही होगा? दसम में हो, क्योंकि लग्न पद लगन में पड़ जाएगा ना, इसीलिए वो दसम में चला जाएगा। लग्नेश अष्टम भाव में स्थित होने पर लग्न पद तीसरे भाव में स्थित होगा। लग्नेश नवम भाव में स्थित होने पर लग्न पद पंचम भाव में स्थित होगा। लग्नेश दसम भाव में स्थित होने पर लग्न पद चतुर्थ भाव में स्थित होगा। लग्नेश एकादश भाव में स्थित होने पर लग्न पद दसम भाव में स्थित होगा। सर एकादश में 9 एकादश होगा सर, नवम में होगा। तो नवम लिख लीजिए। लग्नेश द्वादश भाव में होने पर लग्न पद एकादश में स्थित होगा। हो गया? यहां तक आप लोगों ने समझ लिया? जी गुरु जी। तो जिनको दिक्कत होगा वो इस टेबल से मैच करा लेंगे, क्लियर हो जाएगा। और ये दो चीज याद हो रहेगा, तो इतना आप लोग एपीए में पढ़े, इतना काउंटिंग सीखे हुए हैं कि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना? तो लग्न पद के साथ साथ अन्य पद की भी हम लोग चर्चा करते हैं, तो उसको अगले क्लास में ले लेंगे। और लग्न पद का विश्लेषण भी अगले क्लास में शुरू कर लेंगे। तो हम लोग आज इतना ही रखेंगे। यदि आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा हो या कोई प्रश्न आ रहा हो तो वो कर लीजिए। इसको अपने से 2-4 लग्नों पर बना करके देखिएगा, कम से कम अभ्यास हो जाएगा। ठीक है ना? अगर हम आज लग्न पद में कुछ पढ़ा देंगे तो आप उसको सीखने लगेगा, तो उससे बेहतर है कि 2-4 लग्नों पर इसको बना करके देखिएगा। और पराशर लाइट जिनके पास उपलब्ध है वो वहां जा करके हम आप लोगों को बता देते हैं। शायद हमको भी याद होगा तो बता ही देंगे। रिपोर्ट में जाएंगे, सर कोई कुंडली गुरु खोलनी जी कोई पड़ेगी फिर चार्ट जाएगा। खोलिए जी। हॉरोस्कोप में जाएंगे, नहीं इससे, हाँ हॉरोस्कोप में ही रहेंगे। इसमें ये जेमिनी सिस्टम में चले जाएंगे। तो ये लग्न हो गया, ये नवांश हो गया, ये पद लग्न हो गया, ये आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है?
ये कारकांश है, ये स्वांश, कारकांश, नवांश में ये उपपद कुंडली है। ठीक है, तो ये वाला छोटा ही दिखेगा, तो इसको क्या कीजिएगा कि यहाँ से जाकर के ना प्रिंट कर लीजिएगा, तो पीडीएफ में ट्रांसफर कर लीजिएगा और फिर उसको देखिएगा। तो यहाँ से देखिएगा, फिर से बता देते हैं, रिपोर्ट में जाइएगा, हॉरोस्कोप में ही यहाँ जेमिनी सिस्टम लिखा है, इससे जाइएगा, ये सारा चीज दिखा देगा। इसमें जो हमने आपको बताया था, वर्णद लग्न, प्राणपद लग्न, उपपद, दग्ध राशि, ब्रह्मा, महेश्वर, रुद्र, ये सब ऐसे ही दिखा देगा। इसको सिर्फ हमको समझने की जरूरत है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। हमने कहा पद लग्न के बाद उपपद लग्न पढ़ाएंगे, बाकी उसके बाद दशा पढ़ाएंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश पढ़ाएंगे और उसके बाद प्रिडिक्शन सिखाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोगों को सीखने की जरूरत है। तो किसी भी पत्रिका को ले लीजिएगा आप लोग और उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, तो अभ्यास कीजिएगा ना, तो हो सकता है कि अपने आप में प्रश्न सवाल आपके मन में उत्पन्न हो। तो अभ्यास जरूरी है, तो एक दो अभ्यास करके रखिएगा और फिर आइएगा क्लास में, तो फिर आपको भी ज्यादा आनंद मिलेगा। आज इतना ही रखते हैं। जी बोलिए सर। छोटा सा सर, अभी ये जो आपने पाराशर में दिखाया, तो उसमें जैसे आप जेमिनी में जा रहे हैं तो पद लग्न वाला जो चार्ट है, उसमें सर जो लग्न चार्ट है वैसे ही दिखा रहा है, पर वो कुछ नंबर लिखा हुआ है 1P करके, तो उसको उससे हमको समझना 1P है का क्या? मतलब हो गया लग्न पद, लग्न का 2P पद। का मतलब हो गया धन पद, 3P का मतलब हो गया तीसरे का पद। समझ गए ना? अच्छा, हाँ, तो ये समझने का जरूरत। ठीक है, ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले धन्यवाद। संडे को फिर मिलते हैं। आज बिहार में प्रणाम। सरकार बदल गया। प्रणाम गुरुजी। जी प्रणाम प्रणाम। प्रणाम हमारे सर। बिहार का कब कल्याण होगा पता नहीं, सरकार रोज बदलता है वहाँ। चलिए बहुत बहुत गुरु धन्यवाद। जी, ये सब किस चीज से पढ़ा जाता है सरकारों के विषय में, उसमें संबंध में? ये सब संहिता। मेदिनी में, मेदिनी। मंडन एस्ट्रोलॉजी, मेदिनी एस्ट्रोलॉजी। वो चलिए अलग बहुत चैप्टर है धन्यवाद। पूरा। हाँ अलग चैप्टर।